साथियों, स्वागत है नॉट एवरेज पॉडकास्ट पर, जहां मैं लेकर आई हूं एक एडल्ट हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कान में ईयरफोन लगाइए, मेरी आवाज़ को महसूस कीजिए और खो जाइए इस कहानी में। अगर मज़ा आए तो इसे शेयर ज़रूर करना। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और 18 वर्ष से कम उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। यदि किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से कोई समानता होती है तो वह मात्र संयोग होगा। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजी, रंजीत के चेहरे पर एक झुंझलाहट उभरी। उसने बेड के किनारे पड़ा मोबाइल उठाया और बिना देखे ही रिंगटोन बंद कर दिया। फिर उसकी नजर बेड पर गई, जहां उसकी सांसों से उलझती, चादरों में लिपटी एक गर्माहट भरी रात उसका इंतजार कर रही थी। बेड पर नग्न लेटी वैशाली ने हल्के से कराहते हुए अपनी आंखें खोली। सफेद चादर से उनका आधा शरीर ढका हुआ था, लेकिन उसकी नाभि, उसकी त्वचा की चमक और उसके उभार साफ नजर आ रहे थे। कमरे में एक मध्यम रोशनी जल रही थी, जिससे हर चीज हल्की हल्की दिख रही थी, लेकिन उनकी मिलन की गर्माहट से बहते पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। रंजीत ने गहरी सांस ली और फिर वैशाली के ऊपर झुक गया। उसने धीरे धीरे अपने होंठ उसकी गर्दन से होते हुए उसके कंधों तक सरकाए। वैशाली की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें भारी होने लगीं। रंजीत ने अपने होंठों से उसकी नाभि के पास गर्म सांस छोड़ी, जिससे वैशाली का बदन सिहर उठा। उसकी पीठ एक मीठे कंपन से झुक गई। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर आते ही दब गए। तभी मोबाइल फिर बज उठा। वैशाली ने झुंझलाकर फोन उठाया और स्क्रीन की ओर देखा। कॉल रंजीत के घर से थी। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, दूसरी तरफ से बनिया की आवाज आई। अरे, तुम कहां हो? कितनी देर से फोन कर रही हूं? घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैशाली एकदम चौंक गई। उसकी आंखों में हल्की घबराहट उभर आई। उसने सवालिया नजरों से रंजीत की ओर देखा। रंजीत ने झपट कर फोन उसके हाथ से छीन लिया। वह फौरन बेड से उठा और सफेद चादर लपेटकर बेड के किनारे जाकर बैठ गया। वैशाली उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराई, जैसे किसी रहस्य को जानकर मजा ले रही हो। रंजीत ने गुस्से में फोन पर कहा, क्या हुआ बनिया? इतनी बार फोन क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, लौटने में देर होगी। रात के 7 बज रहे हैं। आज घर पर लक्ष्मी पूजन है। और थोड़ी देर पहले जो लड़की फोन पर थी, वो कौन थी? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। वैशाली ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे रंजीत की कमर पर सरकाने लगी। उसकी छुअन में एक अजीब सी कशिश थी। रंजीत के माथे पर पसीना आ गया। सुनो, एक काम करो, पूजा शुरू कर दो। हाँ, मैं घंटे भर में पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। बन्ना की आवाज में एक अजीब सी घुटन थी। तुम जानती हो, जब तक तुम घर नहीं आओगी पूजा शुरू नहीं होगी। सब तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। प्लीज जल्दी आ जाओ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन रंजीत ने वह आवाज सुनी नहीं। उसने फोन काट दिया और उसे साइलेंट पर डाल दिया। फिर फोन को टेबल पर रखकर वह वैशाली की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। फिर भी तुम यहां मेरे पास क्यों खड़े हो? वैशाली की आवाज में हल्की चुहल थी। कितनी बार कहा है, मेरे फोन को मत छुआ करो, रंजीत ने झुंझलाकर कहा। मूड खराब कर दिया तुमने। अच्छा, वैशाली ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फिर से सही करने आओ ना। उसने अपनी बाहें फैला दी। रंजीत ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक झटके में अपनी ओर खींच लिया। वैशाली हंस पड़ी। सफेद चादर बिस्तर से फिसल गई और फिर घर में बन्ना पूजा की तैयारी में लगी थी। अचानक उसकी नजर अलमारी में टंगी एक सफेद शर्ट पर पड़ी। जैसे ही उसने शर्ट उठाई, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध ना उसकी थी न रंजीत की। उसके माथे पर शिकन उभर आई। फिर उसकी नजर शर्ट के कॉलर पर गई। वहां हल्के लाल रंग की लिपस्टिक का धब्बा था। यह कैसे आया यहां? उसके मन में हलचल मच गई। यह शर्ट तो अभी सिर्फ 7 दिन पहले खरीदी थी। पिछले कुछ महीनों से रंजीत का देर से घर आना, बेवजह बाहर जाना, झूठी बातें कहना, सब कुछ अचानक जुड़ने लगा। तो क्या सच में रंजीत?
बन्ना खुद को यह बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर उसे याद आया, कुछ देर पहले जब उसने फोन उठाया था तो एक औरत की आवाज आई थी। रंजीत की आवाज भी थोड़ी बदली हुई लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आज अपने पसंदीदा कपड़े पहने थे, गहने पहने थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि जब रंजीत आएगा तो वे साथ में पूजा करेंगे। लेकिन अब बाहर पूरे परिवार की भीड़ थी। पूजा का समय हो चुका था। सब रंजीत के इंतजार में थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रंजीत बाहर क्या कर रहा था। बन्ना का मन किया कि जोर जोर से चिल्लाकर रोए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। यह परिवार की इज्जत का सवाल था। रंजीत घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी, सब कुछ ठीक कर लूंगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन क्या रंजीत अब उसकी बात सुनेगा? पिछले कुछ समय से तो वह उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। एक बार बन्ना ने पास आने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार रंजीत ने ऑफिस के काम का दबाव बताकर उसे टाल दिया था। वह सिर पकड़कर रो रही थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि दरवाजा खुला हुआ था। जब उसने नजर उठाई तो वहां अंजना काकी खड़ी थी। अंजना अंदर आई और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ बन्ना? इतनी भीड़ है घर में, पूजा चल रही है और तू यहां बैठकर रो रही है? बन्ना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। कुछ नहीं काकी, बस ऐसे ही। अंजना ने उसकी आंखों में देखा। तू मुझसे छुपा नहीं सकती। क्या हुआ, बता। बन्ना के होंठ कांपे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। बाहर शंख बज चुका था। पूजा शुरू होने का समय हो गया था। बन्या की आंखों में आंसू थे। उसने मजबूती से कहा, कुछ भी करना पड़ रहे, मुझे मेरा रंजन वापस चाहिए। मैं तुझसे कम प्यार नहीं करती रे। तू तो मेरी अपनी बेटी जैसी है, और तू भी ये बात अच्छी तरह जानती है। अब मुझे सच सच बता, क्या हुआ? बन्ना कुछ नहीं बोल पाई। अंजना काकी झूठ नहीं बोल रही थीं। उन्होंने सच में उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। जब से बन्ना इस घर में आई थी, रंजीत की मां ने उसकी मदद की थी, लेकिन अंजना काकी भी हमेशा उसके साथ खड़ी रहीं। अब वह खुद को रोक नहीं पाई। अंजना काकी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अंजना काकी ने पहले ही दरवाजे की कुंडी लगा दी थी ताकि कोई अंदर ना आ सके। बन्ना ने सारी बातें कह सुनाई। काकी, 2 महीने से रंजीत का बर्ताव बदल गया है। अब वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। उसके शर्ट पर किसी और की लिपस्टिक के निशान होते हैं। कपड़ों से किसी और औरत के परफ्यूम की खुशबू आती है। आज ही थोड़ी देर पहले मैंने फोन पर उस औरत की आवाज सुनी थी। अंजना काकी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मैं पहले ही समझ गई थी, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। अचानक इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाना, फिर पूरा दिन घर से बाहर रहना, यह सब मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था। बेटी, तू पहले ही सख्ती से कदम उठाती तो ये नौबत नहीं आती। बन्ना रोते हुए बोली। अब मैं क्या करूं काकी? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजना काकी ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। बेवकूफ मत बन, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू मेरी बात मानेगी तो सब कुछ तेरे हाथ में आ जाएगा। बन्ना ने आंसू पोंछकर चौंक कर अंजना काकी की तरफ देखा। मतलब, आप क्या कह रही हैं? अंजना काकी ने धीरे से उसका हाथ थामा और बहुत धीमे स्वर में उसके कान में कहा, वशीकरण। अगर तू रंजीत को अपने काबू में रखना चाहती है तो वशीकरण के अलावा कोई और तरीका नहीं है। बन्ना सन्न रह गई। रंजीत को अपने काबू में रखना है तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर मर्द भटक जाए तो उसे वापस लाने का यही उपाय होता है। अंजना काकी ने एक कागज पर एक पते को जल्दी से लिखते हुए कहा, ये ले, ये पता। कल सुबह यहां चली जा, लेकिन ध्यान रहे अकेले ही जाना। अगर किसी और को लेकर गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और हां, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बन्ना के आंसू अब धीरे धीरे सूख रहे थे। वह घबराई हुई थी, लेकिन अंजना काकी के चेहरे पर जो अजीब सी मुस्कान थी, उससे उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। रात भर वह सो नहीं पाई। सुबह होते ही अंजना काकी उसे बाहर तक छोड़ने आईं। तू डर मत, बस वही करना जो तुझे कहा गया है। बन्ना उस पते के अनुसार चलते चलते शहर के कोलाहल से दूर निकल आई। चारों ओर वीरान सड़कें और सामने एक अजीब सा टूटा फूटा घर। इतनी बड़ी ताकत रखने वाला कोई इंसान ऐसे उजड़े हुए घर में कैसे रह सकता है?
बन्ना ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियां थीं। दीवारों पर काई जमी हुई थी। लोहे का पुराना सा गेट झंग खा चुका था, पर अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। बन्ना ने धीरे धीरे ग्रिल को धक्का दिया। कैच! गेट खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह अंदर चली गई। घर का दरवाजा बिल्कुल सामने था। अंदर से किसी की गहरी आवाज आई। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। बन्ना सहम गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही कुछ महसूस हुआ। धड़ाम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बन्ना का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। आधे अंधेरे कमरे में सामने एक और दरवाजा था, जिसके पीछे हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। डरते डरते वह उस दरवाजे के पास पहुंची। जब उसने धीरे से पर्दा हटाया तो देखा, एक छोटे से कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। उसने सफेद धोती पहनी थी और उसकी आंखें बन्ना की तरफ गहरी नजरों से देख रही थीं। कामराज बाबा गहरी सांस लेकर बोले, प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाकर कोई भी चीज बदलने की कोशिश मत कर, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। वशीकरण से तेरा पति तेरे पास नहीं आएगा, इसके लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा। बनिया ने बिना सोचे कहा, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना भी लगेगा मैं दूंगी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बात पैसे की नहीं है, बात खतरे की है। किसी भी तंत्र मंत्र का उल्टा प्रभाव जरूर पड़ता है और वो किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। मुझे कोई डर नहीं बाबा, मैं हर चीज का सामना कर सकती हूं, कृपया मेरी मदद करें। बनिया रोते रोते उनके पैरों में गिरने लगी। कामराज बाबा गहरी सोच में पड़ गए। कुछ पल बाद बोले, ठीक है, जब तुझे इतना ही करना है तो मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन याद रखना, इसके नतीजों की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी। मैं वादा करती हूं बाबा, भविष्य में अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको दोष नहीं दूंगी। बाबा ने सिर हिलाया, तो ठीक है, कल शनिवार की शाम को मेरे पास आना। साथ में अपने पति के सिर के कुछ बाल, उसके पहने हुए कपड़े और उसकी एक तस्वीर लेकर आना। याद रखना, कल शाम। बनिया के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि भविष्य में उसका सामना किससे होने वाला है। रंजन एक होटल के कमरे में बैठा था। सामने सोफे पर बैठी वैशाली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो, अब इस तरह चोरी छुपे मिलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने धीमे से कहा। रंजन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या बात है, कोई परेशानी? वैशाली झुंझलाते हुए बोली, तुम्हारी बीवी के बारे में क्या सोचा? तुमने कहा था कि तुम उसे तलाक दे दोगे और फिर हम शादी करेंगे। रंजन ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, बस थोड़ा वक्त और दो। मेरी फैमिली में सब बनिया को बहुत प्यार करते हैं, मैं अचानक से कुछ नहीं कर सकता। वैशाली ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रंजन ने उसे और करीब खींच लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। देखो, मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा समय और, उसने वैशाली के कानों में फुसफुसाया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वैशाली ने रंजन को चूमा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर थरथराने लगा है। अगले ही पल रंजन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और सांसें तेज हो गईं। रंजन, वैशाली ने घबरा कर कहा। रंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और उसके गले पर अपने दांत गड़ा दिए। वैशाली चीख पड़ी, लेकिन रंजन पर जैसे कोई भूत सवार था। वह बेकाबू हो चुका था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वैशाली खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी गर्दन से खून बहने लगा। डर और दर्द से कांपते हुए वैशाली ने पूरी ताकत से रंजन को धक्का दिया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर दूसरे कमरे की ओर भागी। उसने झटपट दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी तरफ रंजन एक झटके से बिस्तर पर गिरा और बेहोश हो गया। वैशाली सिहरते हुए कमरे के कोने में सिमट गई। उसे अब यकीन हो गया था, रंजन के साथ कुछ बहुत डरावना हो चुका था। गहरी रात का सन्नाटा था। कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर शीशे के सामने खड़ी थी वैशाली। उसकी आंखों में हैरानी थी, डर था और अनगिनत सवाल थे। वह अपने शरीर पर पड़े गहरे घावों को देख रही थी।
ये क्या हुआ? ये कौन सा रंजीत था जिसके साथ वह रात बिता रही थी? रंजीत अचानक इतना बदल कैसे गया? आज रात उसने ऐसा क्या देखा कि वह इतने हिंसक हो गया? उसने उसके पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया था। अगर कल शैबाल ने यह सब देख लिया तो? वैशाली का दिमाग घूमने लगा। अगर शैबाल को पता चल गया तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। अब क्या करे, कहां जाए? वह अकेली बंद कमरे में बैठी सोचती रही, लेकिन एक फैसला ले चुकी थी। अब से वह कभी भी रंजीत से नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ रंजीत को कुछ भी याद नहीं था। वह तो गहरी नींद में बेसुध पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब वह उठा तो उसे सब कुछ पहले जैसा ही लगा। वैशाली ने कुछ भी जाहिर नहीं किया, बस इतना कहा कि उसे 2 दिनों के लिए अपनी मां के घर जाना होगा। रंजीत कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन ज्यादा सोचने के बजाय वह सीधे ऑफिस चला गया। मैं जानती हूं, पहले देर से घर आते था, लेकिन अब नहीं। अब वह जल्दी लौटते हैं, फोन करने पर झूठ नहीं बोलते। अब ऑफिस का काम भी अचानक कम हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कामराज बाबा का उपाय काम कर गया। बाबा ने जितना पैसा मांगा मैंने दे दिया, पर हैरानी की बात यह है कि उन्होंने बहुत कम पैसे मांगे। मुझे लगा था कि वह बहुत बड़ी रकम मांगेंगे, लेकिन जो मांगा वह तो बहुत मामूली था। ताबीज या कवच बनवाने में जितना खर्च होता उतना ही पैसा लिया उन्होंने। मैं जानता हूं, कामराज बाबा पैसों के लिए काम नहीं करते। उनके लिए यह बस एक अनुष्ठान है। उन्होंने जो भी किया उसका असर अब साफ दिख रहा है। शायद धीरे धीरे रंजीत भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बनिया समझ गई कि अंजना क्या कहना चाहती है। उसने खुद ही बात पूरी की। समझ नहीं पा रही? देख, अगर कुछ बदलाव दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ असर हो रहा है। एक बार कोशिश करके देख, रंजीत को अपने प्यार से फिर से अपने पास ला। शायद यह तरीका काम कर जाए। बनिया का चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, आज नहीं तो कल जब रंजीत ऑफिस से छुट्टी लेकर आएगा वह उससे बात करेगी। शाम होते ही रंजीत घर आया, खाना खाया और जल्दी सोने चला गया। अब वह पहले की तरह थका थका सा रहने लगा था। जैसे ही वह बिस्तर पर गया, बनिया धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपना हाथ रंजीत के कंधे पर रखा। रंजीत ने उसकी ओर देखा। कितने दिन हो गए, तुमने मुझे छुआ तक नहीं। हम एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन तुम मुझसे कितने दूर हो गए हो, बनिया ने धीमे स्वर में कहा। रंजीत ने गहरी सांस ली। ऑफिस का काम, फिर तुम्हारे अपने काम, दिन भर इतनी थकान रहती है, लेकिन तुम्हारी असली थकान सिर्फ मैं मिटा सकती हूं, है ना? बनिया उसके करीब आ गई। आज रात तुम मुझे पहले जैसा प्यार करो, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया करते थे। बनिया धीरे से उसके ऊपर झुकी और अपने होंठ उसके गले की ओर बढ़ा दिए। रंजीत ने उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ। बहुत दिनों बाद उसने अपनी पत्नी को इस तरह अपने करीब महसूस किया। वह भीगते एहसास में डूबता चला गया। रात, गहरी काली रात। चांदनी भी जैसे बादलों के पीछे छुपने को मजबूर हो गई थी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर तरफ बिखरी हो। बिस्तर पर लेटे रंजीत ने अपनी पत्नी बरना को बाहों में कस लिया। महीनों बाद इस पल को जीने का मौका मिला था। बरना की आंखों में खुशी के आंसू थे और रंजीत की धड़कनें तेज। रंजीत ने बरना को करीब खींचा, उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरीं और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पल के लिए समय ठहर सा गया, लेकिन अचानक रंजीत का पूरा शरीर झंझना उठा। उसकी पकड़ अचानक मजबूत हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। बरना को लगा जैसे वह उसे जरूरत से ज्यादा जोर से पकड़ रहा है, लेकिन उस पल उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर रंजीत ने बरना के कंधे पर दांत गड़ा दिए। आह! बरना दर्द से चीख उठी। उसने रंजीत को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और भी सख्त हो गई थी। बरना की आंखों में आश्चर्य था, भरना हैरानी और दर्द से। रंजीत, ये क्या कर रहे हो? लेकिन रंजीत कुछ नहीं बोला। उसके शरीर में अजीब सी थरथराहट थी। उसके होंठों से हल्की कराह निकल रही थी, जैसे कोई और उस पर हावी हो रहा हो। फिर रंजीत ने फिर से उसे काट लिया, इस बार ठीक उसी जगह जहां पहले किया था। बरना का पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका अपना ही पति आज इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा था?
बरना को अचानक कामराज बाबा की बातें याद आ गईं। प्रकृति के नियमों से मत खेलो बरना। तंत्र साधना से किसी का मन तो बांधा जा सकता है, लेकिन आत्मा पर तुम्हारा कोई वश नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बरना का पूरा शरीर कांप उठा। क्या उसने कोई गलती कर दी थी? क्या तंत्र साधना में कुछ गड़बड़ हो गई थी? और अगर हां, तो क्या अब कुछ ठीक हो सकता था? सुबह होते ही बरना ने फैसला किया कि उसे जवाब चाहिए। उसने रंजित को किसी तरह उठाया और सीधे कामराज बाबा के पास ले गई। बाबा पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने बरना के माथे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। मैंने कहा था ना बरना, तुमने प्रकृति के नियम से खिलवाड़ किया है। अब अंजाम तुम्हें ही भुगतना होगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। हवाएं सरसराते हुए किसी अनहोनी की आहट दे रही थीं। बनिया के चेहरे पर बेचैनी की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे इन सब बातों में क्यों घसीट रहे हैं? क्या आप जानबूझकर मेरे और मेरे पति के बीच दरार डालना चाहते हैं? कामराज बाबा की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह ठंडी आवाज में बोले, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। पिशाच को केवल अविवाहित स्त्रियों पर अधिकार प्राप्त है। यदि तू अपने पति के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहती तो वह तुझे छू भी नहीं सकता था। लेकिन बनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पति के प्रति वफादार हूं। मैं कभी। कामराज बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, याद कर, कुछ तो हुआ था जिसके कारण पिशाच ने तेरा पीछा करना शुरू किया। बनिया की आंखों में भय उतर आया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसके दिमाग में बीते दिनों की कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। हाँ, एक रात जब मेरा पति देर से घर आता था, मैं बहुत अकेली महसूस करती थी। उस दिन मेरे ससुराल के किसी संबंधी का बेटा घर आया था। मैं बहुत रोई थी और उसने मुझे समझाया था। उस रात बस एक भूल हो गई थी, लेकिन नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था। कामराज बाबा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा भयावह एहसास था। पिशाच ने तेरी इस भूल को पहचान लिया। तेरी आत्मा पर उसका अधिकार हो चुका है। अब वो तुझे आसानी से छोड़ेगा नहीं। अब एक ही रास्ता बचा है। बनिया घुटनों के बल गिर पड़ी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। बाबा, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जो भी पूजा, जो भी उपाय बताइए, मैं सब करूंगी, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। कामराज बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब कोई भी पूजा इसे नहीं रोक सकती। जिस क्षण तूने अपने पति से बेवफाई की, उसी क्षण यह श्राप स्थायी हो गया। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। तेरा पति, तेरा घर, सब कुछ अब इस श्राप के अधीन है। बनिया का पूरा शरीर थरथराने लगा। उसके सामने अब अंधेरा था, केवल अंधेरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉट एवरेज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा सेंशुअल और स्पाइन चिलिंग होने वाली है।